कोरोना से चल रही शारीरिक और मानसिक तबाही के बीच उम्मीद की किरण की तरह मदद की एक कहानी कानपुर से हमारे सामने आई है। यहाँ रहने वाला एक कपल कोविड के इस संकट वाले समय में लोगों की हेल्प के लिए जोर शोर से काम कर रहा है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक ये कपल कानपुर शहर के लोगों को मेडिकल सुविधाओं के साथ खाने पीने की चीजें मुहैया करा रहा है। साथ ही इस कपल ने अब जरूरतमंद लोगों को फ्री में स्टीम मशीन भी बांटी है। देखिए ये वीडियो। इनका नाम है वर्षा मिश्रा और ज्ञानेश मिश्रा। कानपुर के यशोदा नगर के रहने वाले हैं। अपनी टीम के साथ लगातार कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में लोगों की मदद कर रहे हैं। इनसे मदद पाने वाले एक व्यक्ति का कहना है कि जब भी वो मुसीबत में होते हैं वर्षा उनकी हेल्प जरूर करती है। हम भी वर्षा और ज्ञानेश के इस काम की तारीफ करते हैं। आज हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है। ये थी आज की कोविड कथा। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। सोशल मीडिया पर एक मैसेज इस वक्त काफी वायरल हो रहा है। इसमें लोगों से अपील की जा रही है कि वो 2 अनाथ बच्चियों को अडॉप्ट करने के लिए आगे आएं। जानकारी दी गई है कि एक बच्ची 3 दिन की है और एक 6 महीने की। दावा किया गया है कि इन दोनों बच्चियों के पेरेंट्स का कोविड के चलते निधन हो गया है, इसलिए अब इन्हें एक घर की जरूरत है। इस मैसेज में एक नंबर भी दिया गया है। कहा गया है कि जो अडॉप्ट करना चाहते हैं वो कॉल करें। अब अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कितनी अच्छी बात है, कम से कम 2 बच्चियों को नई जिंदगी तो मिल जाएगी, तो आप ये जान लीजिए कि बच्चों को अडॉप्ट करने का प्रोसेस इतना सरल नहीं होता। सोशल मीडिया के जरिए आप बच्ची तक पहुंच भले ही जाएं, मगर ऐसे आप किसी बच्चे को लीगली अडॉप्ट नहीं कर सकते। दूसरा, अगर इस तरह का अडॉप्शन रिकॉर्ड्स में दर्ज न हो तो वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग को भी बढ़ावा दे सकता है। कैसे, आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर में, और ये भी बताएंगे कि अडॉप्शन की लीगल प्रोसेस हमारे देश में आखिर क्या है। नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। जिस वायरल मैसेज के बारे में हमने आपको बताया है वो किस तरह से चाइल्ड ट्रैफिकिंग को बढ़ावा दे सकता है, पहले हम इस सवाल का जवाब देते हैं। देखिए, हमारे देश में बच्चों को गोद लेने के लिए एक लंबी प्रोसेस होती है। इसके लिए आपको सबसे पहले सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, जिसको कारा कहते हैं, CARA, उसमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक विभाग है ये। आसान भाषा में आप इसे WCD की एक टीम मान सकते हैं। कारा की वेबसाइट पर लिखा है कि ये WCD का संवैधानिक निकाय है। ये निकाय या बॉडी भारत में अडॉप्शन की पूरी प्रोसेस पर नजर रखता है और हर अडॉप्शन का रिकॉर्ड इसमें दर्ज होता है। हाँ, तो जो मैसेज वायरल हो रहा है उस पर दिए गए नंबर पर हमने कॉल लगाया, ये पूछने के लिए कि जिस अडॉप्शन की बात हो रही है वो कानूनी है भी या नहीं और उसका प्रोसेस क्या है, लेकिन वो नंबर उपलब्ध नहीं था। अब सवाल ये कि क्या आप यूं ही जाकर सड़क से, मंदिर से या किसी अन्य व्यक्ति से बच्चा लेकर घर आ सकते हैं? जवाब है नहीं। यूं तो पहला सवाल यही बनता है कि जिस व्यक्ति का नंबर उस मैसेज में लिखा था वो व्यक्ति असल में है भी या नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। और अगर फोन लगाने पर ये नंबर लग भी जाता है तो क्या बच्चियों का ख्याल रख रहे लोग लीगल अडॉप्शन करवाएंगे, इसके बारे में जानकारी नहीं है। अडॉप्शन अगर सही प्रोसेस से ना हो तो वो लोग जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के घिनौने धंधे में शामिल होते हैं, यानी जो पैसों के लिए बच्चों की खरीद फरोख्त करते हैं, उन्हें आसानी से बिना पहरेदार वाला एक दरवाजा मिल सकता है। हो सकता है कि वो बच्चे ले जाएं और कहीं उन्हें बेच दें। किसे पता चलेगा कि बच्चे कहाँ गए, क्योंकि कहीं कोई रिकॉर्ड होगा ही नहीं। हो सकता है कि कोई बच्चे को दूसरे देश तक में बेच आए। साल 2016 में सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया था जिससे पता चलता है कि उस साल 19,223 औरतें और बच्चे ट्रैफिकिंग का शिकार हुए थे, जबकि 2015 में यह आंकड़ा 15,448 था। अब बताते हैं कि अडॉप्शन की लीगल प्रोसेस क्या है। कारा में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत काम होता है। ये एक्ट कहता है कि कोई अनाथ बच्चा पुलिस के जरिए सबसे पहले राज्य की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंपा जाता है। कमेटी सबसे पहले बच्चे के पेरेंट्स को खोजने की कोशिश करती है।
अगर पेरेंट्स मिल जाते हैं तो उनसे लिखित में परमिशन ली जाती है कि वो अपने बच्चे को सरेंडर कर रहे हैं। इस सरेंडर वाली प्रोसेस को अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमने लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर एक शो किया था, उसमें डिटेल में इसके बारे में बताया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम मुद्दे पर आते हैं। अगर कमेटी बच्चे के पेरेंट्स को ट्रैक करने में नाकाम होती है तो फिर उसे कारा में रजिस्टर्ड स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी को सौंपा जाता है और यहां से फिर बच्चे गोद लिए जाने के लिए उपलब्ध होते हैं। तो ये थी बच्चों के साइड की प्रोसेस। अब बात उन पेरेंट्स की जो गोद लेना चाहते हैं। हमारे देश में शादीशुदा कपल, सिंगल अनमैरिड महिला और सिंगल अनमैरिड आदमी भी बच्चा गोद ले सकते हैं। सभी को कारा की वेबसाइट में जाकर एक फॉर्म भरना होता है। सभी प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स यानी भावी दत्तक माता पिता, जिसे शॉर्ट में PAP कहते हैं, उनका दिमागी, शारीरिक, मानसिक तौर पर फिट होना जरूरी होता है। आर्थिक तौर पर भी मजबूत रहना जरूरी है, साथ ही किसी तरह की कोई बड़ी बीमारी ना हो। अगर PAP के पास पहले से उनका कोई बायोलॉजिकल बच्चा है तो भी वो अडॉप्ट कर सकते हैं। शादीशुदा कपल के लिए ये जरूरी है कि उनकी शादी के कम से कम 2 साल पूरे हुए हो। जिन कपल के 3 या उससे ज्यादा बच्चे हैं वो अडॉप्ट नहीं कर सकते। हालांकि इस क्लॉज में कुछ भी अपवाद हैं जो आपको अडॉप्शन के वक्त बताए जाते हैं। रही बात सिंगल महिला की, तो उसे कम से कम 25 साल का होना जरूरी है। उसके बाद वो अडॉप्शन के लिए अप्लाई कर सकती है। लड़का या लड़की किसी भी जेंडर का बच्चा वो अडॉप्ट कर सकती है। सिंगल पुरुष के केस में भी उसकी मिनिमम एज 25 साल होनी जरूरी है, लेकिन सिंगल पुरुष केवल लड़के को गोद ले सकता है, लड़की को नहीं ले सकता। 1 साल से कम उम्र से लेकर 18 साल तक के बच्चे गोद लिए जा सकते हैं। हालांकि उनके भावी पेरेंट्स की उम्र और उनकी उम्र के बीच एक निश्चित गैप रहना जरूरी है। जैसे अगर कपल की बात करें तो अगर उन्हें 4 साल या उससे छोटा कोई बच्चा गोद लेना है तो दोनों पेरेंट्स की उम्र का जोड़ 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही सिंगल पेरेंट के केस में उम्र 25 से 45 के बीच होनी चाहिए। अडॉप्ट किए जाने वाले बच्चों की उम्र बढ़ने के साथ साथ पेरेंट्स की उम्र का क्राइटेरिया भी बदलता रहता है। कारा में रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर आपको एक नंबर मिलेगा। इसी नंबर के जरिए आप ये देख सकोगे कि आपके एप्लीकेशन में कहां तक प्रोग्रेस हुई है। आपकी सारी जानकारियों को इकट्ठा करके एक रिपोर्ट बनती है, उसे कारा के डेटाबेस पर अपलोड किया जाता है। फिर आपका नंबर आने का इंतजार करना होता है। अगर आपकी इच्छा के मुताबिक, जैसे बच्चे के एज ग्रुप के हिसाब से बच्चा उपलब्ध होगा, कारा या स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी की तरफ से आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। इस प्रोसेस को ठीक से समझने के लिए हमने बात की दिल्ली की एक स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी आश्रन ऑर्फनेज का संचालन करने वाली जॉली जिवार्गिस से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इंडिया में एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी का वेबसाइट के द्वारा, कारा बोलते हैं, कारा सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। तो उसका वेबसाइट है cara.nic.in। उसमें पेरेंट्स, उसमें सारे प्रोसीजर भी दिया हुआ है प्रॉपरली। उसमें जाकर पेरेंट्स को रजिस्ट्रेशन करना है और कुछ डॉक्यूमेंट्स है अपलोड करना है, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डॉक्टर्स सर्टिफिकेट, रेफरेंस लेटर और इनकम डिटेल्स, ये सब अपलोड करना पड़ता है। और उनको जैसे उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं जो नियरेस्ट अडॉप्शन एजेंसी या डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, वो सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे दे कैन कॉन्टैक्ट। और उनका एक बैकग्राउंड चेक, एक होम स्टडी रिपोर्ट बोलते हैं उसको ना, एक बैकग्राउंड रिपोर्ट बनाते हैं। फॉर दैट पर्पस दे हैव टू कॉन्टैक्ट अ नियर बाई एजेंसी, नॉट फॉर अडॉप्शन पर्पस। तो उसमें वो लोग उनको काउंसलिंग भी देता है, जैसे अडॉप्शन बोलना और सुनना अच्छा होता है और सोचना भी अच्छा होता है, लेकिन उसमें क्या क्या होता है बच्चे अडॉप्शन के बाद में, उनको कैसे केयर करना, वो क्या क्या चैलेंजेस से वो लोग पेरेंट्स और बच्चे गुजर सकते हैं, वो सब जान के वो सब काउंसलिंग उनको मिल जाएगा। और देन दे आर एबल टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि अडॉप्शन करना है नहीं करना है, वेदर दे विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड करके, है ना। तो वो है that counseling is there. Then they can also select states, from which state they want to adopt. They have option to adopt from all over India. तो they can select, अगर दिल्ली वाले हैं तो दिल्ली से अडॉप्ट करना है या यूपी से अडॉप्ट करना है, they can select states. They don't have option to select adoption agencies.
कभी कभी पेरेंट्स कॉल करके पूछते हैं कि हमें अडॉप्शन करना है, एजेंसी में कॉल करते हैं कि मुझे अडॉप्शन करना है, तो एजेंसी से डायरेक्ट अडॉप्शन नहीं होता है। बच्चा अडॉप्ट करके जब आप उसे घर ले आते हैं तो 2 साल तक हर 6 महीने तक एजेंसी का कोई व्यक्ति आपके घर आकर बच्चे का हालचाल लेता है। ये देखता है कि आप उसे ठीक से पाल रहे हैं या नहीं। अडॉप्शन के रजिस्ट्रेशन से लेकर बच्चे को घर लाने तक 2 से 3 साल का वक्त लग जाता है। प्रोसेस काफी लंबी है। यही वजह है कि लोग गैरकानूनी अडॉप्शन की तरफ खींचे चले जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त करीब 23,000 पेरेंट्स ने अडॉप्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। जब हमने जॉली से पूछा कि इतनी वेटिंग होने के बाद भी इतना वक्त क्यों लग जाता है गोद लेने में, इसके जवाब में जॉली ने बताया, पहले तो अक्सर पेरेंट्स छोटे बच्चों को गोद लेने की इच्छा जताते हैं। बड़े बच्चों को गोद लेने कम ही लोग आते हैं क्योंकि उनसे डील करना थोड़ा मुश्किल होता है, यानी भावी पेरेंट्स को जिस एज ग्रुप के बच्चे चाहिए वो कम होते हैं, इसलिए उन्हें वेट करना पड़ता है। दूसरा, कई सारे बच्चे तो लीगल अडॉप्शन के प्रोसेस में शामिल ही नहीं हो पाते, वे गैर कानूनी तरीके से ही अडॉप्ट कर लिए जाते हैं। एक अन्य एजेंसी से जुड़ी एक संचालिका से भी हमने बात की। उन्होंने नाम ना बताने की शर्त पर कहा, अगर हमारे यहाँ अडॉप्शन की प्रोसेस थोड़ी फास्ट कर दी जाए तो गैर कानूनी अडॉप्शन में काफी कमी आ जाएगी। जनरली लोग लीगल प्रोसेस से जब थक जाते हैं या इतनी लंबी प्रोसेस का सामना करने के लायक खुद को नहीं समझते तो वो गैर कानूनी प्रोसेस अपनाते हैं, जो कि सही नहीं। यानी अब तक आप समझ गए होंगे कि कानूनी तौर पर बच्चे को गोद लेने के लिए आपको कारा में रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा। सरकार ने ये व्यवस्था गैरकानूनी अडॉप्शन की वजह से होने वाली चाइल्ड ट्रैफिकिंग की घटनाओं को रोकने के लिए की है। हालांकि हिंदू परिवारों को एक सुविधा मिलती है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की वजह से। इस एक्ट के जरिए हिंदू परिवार अपने किसी करीबी रिश्तेदार के बच्चे को गोद ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें कारा का सहारा नहीं लेना होगा और ये प्रोसेस थोड़ी फास्ट भी होती है। हालांकि इसके लिए भी लिखा पढ़ी कराना जरूरी है, जो कोर्ट के जरिए होती है। अब इन सारी बहस में ये जानना भी जरूरी है कि जो बच्चे गैर कानूनी तरीके से अडॉप्ट कर लिए जाते हैं, क्या वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में हक जता सकते हैं या नहीं, या फिर आगे चलकर उन्हें किसी तरह की दिक्कत होती है। इसका जवाब सुनिए एक्सपर्ट की जुबानी। वो बच्चा जो कि किसी एक्स और वाई सम पर्सन ने ऐसे ही ले लिया है, लीगली उसे अडॉप्ट नहीं किया है, तो क्या वो बच्चा जो कि लीगली अडॉप्ट नहीं है, क्या वो उन पेरेंट्स के जो कि उसके अभी पेरेंट्स जो लीगली उसके पेरेंट्स नहीं है लेकिन एक ऐसी फैमिली जिसे ब्रॉट अप कर रही है, जिसे पाल पोस रही है, क्या ऐसा बच्चा उनके प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस का राइट एक्वायर कर सकता है या नहीं? तो इसका आंसर है सिंपली नो, क्योंकि जो चाइल्ड है वो उनका लीगली अडॉप्टेड चाइल्ड नहीं है, क्योंकि वहां पर एक वैलिड अडॉप्शन नहीं है। उस चाइल्ड के पास अगर कोई राइट है कि वो प्रॉपर्टी किस तरह से एक्वायर कर सकता है, तो वो है बाय वे ऑफ विल। अगर वो कपल या फिर वो पर्सन अगर अपनी विल बना के जाए, वो अपनी विल बना के जाता है और विल में अपने राइट्स, अपनी प्रॉपर्टी के राइट्स वो बेक्वेट करता है उस चाइल्ड के फेवर में, तभी वो बच्चा जो इनहेरिटेंस का राइट है उसके एस्टेट पे वो एक्वायर कर सकता है, अदरवाइज वो एक्वायर नहीं कर सकता। अब बात करते हैं कि एक चाइल्ड कब इनहेरिट कर सकता है अपने प्रॉपर्टी, अपने फादर की प्रॉपर्टी में वो इनहेरिटेंस का राइट कब क्लेम कर सकता है? तभी जब वो उनका लीगली अडॉप्टेड चाइल्ड हो या फिर उनका बायोलॉजिकल चाइल्ड हो, तभी वो अपने फादर या मदर की प्रॉपर्टी में एक्वायर कर सकता है राइट। प्रॉपर्टी में राइट एक्वायर नहीं कर सकते, किसी भी तरह का लीगल उनका रिलेशन नहीं होता, वो अपने पेरेंट्स को फर्दर कोर्ट में जाके सू नहीं कर सकते हैं प्रॉपर्टी के लिए, या इनहेरिटेंस में क्लेम नहीं कर सकते, या अगर हिंदू फैमिली की भी कोई प्रॉपर्टी है उसके लिए भी जॉइंट प्रॉपर्टी है या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, किसी भी तरह से वो उसमें क्लेम नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही तरीका है उसका, एक वैलिड विल होनी चाहिए। अगर वो पर्सन विल बना के जाए, लीगली अडॉप्ट नहीं किया है, लेकिन अगर वो एक विल बना दे जिसमें वो अपने राइट्स जो है प्रॉपर्टी वगैरह के राइट्स अगर वो उस बच्चे को देके जा रहे हैं, तो वो वैलिड माना जाएगा। अगर आप किसी बच्चे को वाकई अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं तो उसके वर्तमान के साथ साथ भविष्य का भी सोचिए। गैर कानूनी तरीके से अडॉप्ट मत करिए, प्रॉपर प्रोसेस अपनाइए। जानते हैं कि ये प्रोसेस लंबा है, लेकिन यही सही है। ये थी आज की बड़ी खबर। अब बताते हैं आपको दिन की सुर्खियां। पहली सुर्खी पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी है। ममता और शुभेंदु के बीच जब हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था, उसी वक्त अनुसूचित जाति से आने वाली एक महिला जिनका पति दिहाड़ी मजदूर है और जिनका बैंक बैलेंस महज 6,000 रुपए है, वो बीजेपी के टिकट से चुनाव जीत गई। कैंडिडेट का नाम है चंदना बावरी और सीट है सालतोरा। चंदना ने टीएमसी उम्मीदवार संतोष मंडल को हरा दिया है। बावरी को 91,032 वोट मिले हैं, वहीं संतोष मंडल को 86,814 वोट मिले हैं। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक चंदना ने 12वीं तक पढ़ाई की है, जबकि उनके पति सिर्फ 8वीं पास है।
पति पत्नी दोनों का मनरेगा कार्ड भी है। पिछले साल उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 60,000 रुपए भी मिले थे, जिससे उन्होंने अपना घर पक्का करवाने में लगा दिया था। चंदना तब से चर्चा में है जब से उन्होंने नामांकन भरा था, और चर्चा में होना भी चाहिए। अगली सुर्खी भी चुनाव जीतने के बारे में है, लेकिन पश्चिम बंगाल से नहीं, उत्तर प्रदेश से, जहां भारी विरोध और विवाद के बीच पंचायत चुनाव हुए। बीते रविवार मतगणना हुई और कानपुर के बिधनू ब्लॉक से किन्नर काजल किरण को ग्राम प्रधान चुना गया। किरण ने गुड़िया देवी को 185 वोटों से हराया। किरण राजनीति में काफी समय से सक्रिय हैं, कानपुर से ही पार्षद भी रह चुकी हैं और महाराजपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक उम्मीदवार के रूप में भी लड़ चुकी हैं, हालांकि हार गई थी। किरण ने पत्रिका से बात करते हुए बताया कि अपने गांव की हालत देखते हुए उन्होंने शहर छोड़ गांव की ओर लौटने का फैसला लिया। लोगों ने उन पर भरोसा दिखाया है तो वो भी उन्हें निराश नहीं करेंगी, ऐसा उनका कहना है। अगली खबर है मध्य प्रदेश के शहडोल से। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक सकरिया नाम के एक गांव में रहने वाले लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी भी करना चाहते थे, दोनों बालिग भी थे, लेकिन उनके परिवार वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। वजह थी वही पुरानी जाति। दोनों की जाति अलग थी, तभी दोनों अपने गांव से 27 अप्रैल के दिन भाग गए। परिवार वालों ने पुलिस में जानकारी दी। पुलिस ने 30 अप्रैल को दोनों को पकड़ लिया। थाने में परिवार वालों को बुलाया। पता चला कि परिवार वाले उनकी शादी के खिलाफ थे। ऐसे में पुलिस वालों ने ही मंदिर में इनकी शादी करवाई, दोनों की मर्जी से। दोनों को आर्थिक तौर पर थोड़ी मदद भी की गई है। अगली सुर्खी बनाई है एक अमेरिकन सिंगर बिली एलिश ने। हाल ही में इन्होंने वोग मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट के मुद्दे पर खुलकर बात की। बिली का कहना है कि वो जितनी भी लड़कियों को जानती हैं, सब ने अपनी लाइफ में किसी न किसी स्टेज पर किसी न किसी तरह का सेक्सुअल मिसकंडक्ट का सामना किया ही है। बिली ने कहा, मैं कोई भी ऐसी लड़की को नहीं जानती जिसने इस तरह का खराब एक्सपीरियंस ना किया। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, आपकी लाइफ, आपकी स्थिति क्या है, आप किसके साथ हो, कितने मजबूत हो, कितने स्मार्ट हो, किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता। आपको हमेशा फायदा उठाया जाता है। यही बात समस्या है। वो लड़कियां जो काफी कॉन्फिडेंट होती हैं, मजबूत होती हैं, वो भी खुद को ये सोचते हुए पाती हैं कि ओह माय गॉड, मैं यहाँ एक विक्टिम हूँ। बिली ने और भी कई सारी अहम बातें कही हैं जिसे आप डिटेल में खोज कर जरूर पढ़िएगा। फिलहाल हमारा शो यहीं पर खत्म करते हैं। बने रहे हमारे साथ, आप अपना ध्यान रखें। शुक्रिया।